हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड सचिवालय से संबंधित मेरा ये चौथा वीडियो है। अगर पिछले 3 वीडियो की बात करें तो उन 3 वीडियो को मिला करके मैंने सीधे तौर पर आपके सामने 85 क्वेश्चंस रखे हैं। लेकिन अगर उसका एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप क्वेश्चन को बनाते हैं, नया क्वेश्चन क्रिएट कर ले रहे हैं जो हमने बताया है, तो आपका वो 300 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। हम ये दावा तो नहीं कर सकते हैं कि वो 300 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्योंकि ऐसा बोलना बड़बोलापन होगा। लेकिन ये जो 300 क्वेश्चन के अराउंड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आया है, अगर आप उसको एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो निश्चित तौर पर आसान हो जाएगी। आप उसको आधार बनाइए और उस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को, उसकी संख्या को बढ़ाने का काम करिए। आज जो हमारा वीडियो है, थंबनेल अगर आपने देखा है तो इसमें लिखा हुआ है भाषा, लिपि और संस्कृति। भाषा और लिपि से संबंधित जो क्वेश्चन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसको देख करके आपको ये निश्चित तौर पर अंदाजा हो जाएगा कि भाषा और लिपि से किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो के दौरान भी हम आपको कुछ कुछ बातें बताते जाएंगे जो उससे जुड़ा हुआ होगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जो संस्कृति वाला पार्ट है ये बहुत व्यापक है, इसमें कई तरह की बातें आ जाती हैं। एक तरफ यहाँ पर बाजार, मेला और महोत्सव आते हैं, तो दूसरी ओर निर्माण कला आता है। अब निर्माण कला में मंदिर कला भी है, मस्जिद भी है, अन्य स्थापत्य भी हैं, चित्रकला है, खेल कूद है, अन्य जो नाटक हैं, ये तमाम चीज़ें, इवन कि फिल्म जगत से जुड़े हुए चीज़ें, ये तमाम चीज़ें शामिल हो जाती है। तो उसका एरिया बहुत डाइवर्सिफाई है। तो वहाँ पर हम कोशिश ये की है कि जहाँ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हैं उस एरिया को टच करें। तो इन चीज़ों को लेकर के हमने 40 क्वेश्चन इस वीडियो के तहत रखने का काम किया है। आवश्यकता अनुसार एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसको भी आप नोट कीजिएगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि पहले का 85 क्वेश्चन और अभी का 40 क्वेश्चन, ये सबको ऐड कीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन को ऐड कीजिए, इसको मॉडल सेट के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आज की वीडियो में भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण पक्ष आपके सामने आने जा रहे हैं, तो आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का सिलसिला। और पहला क्वेश्चन है, किस लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है गधे की ओठ वाली? मोरी लिपि। सबसे पहले जान ले कि मोरी लिपि शिवाजी और पेशवा के काल में भरपूर प्रयुक्त होता था। इसका सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि। गधे की ओठ वाली खरोष्ठी लिपि को कहा जाता है, उसका शाब्दिक अर्थ है। बाकी चलते हैं आगे तो और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस लिपि का प्रादुर्भाव कश्मीर में हुआ था? गुरमुखी लिपि, मोरी लिपि, शारदा लिपि या फिर नागरी लिपि? सही उत्तर है इसका शारदा लिपि। नंबर 3, किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश? सही उत्तर है इसका सी, बिहार। और बिहार ने 1881 में ही हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का काम किया था। नंबर 4, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 14 सितंबर 1952? सब में 14 सितंबर कॉमन है, तो जो वर्ष है वो है 1949, मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। तो भाषा से संबंधित ऐसे सवाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड से हैं ये भी पूछे जाएंगे। नंबर 5, राजभाषा के संबंध में संविधान के किस भाग में प्रावधान है? भाग 14, 15, 16 या फिर 17? सबके विषय में यहाँ जान लेते हैं क्योंकि इंडियन पॉलिटी भी आपके सिलेबस में है। भाग 14 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक में इस संदर्भ में, मतलब लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूरी व्यवस्था है। भाग 15 में चुनाव आयोग के संदर्भ में प्रावधान है और 324 से लेकर के 329 तक में चुनाव आयोग के संदर्भ में पूरी व्यवस्था है। भाग 16 को देखें, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें मुख्य रूप से एसटी और एससी आते हैं।
तो 330, 31, 32, 33 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे संवैधानिक रूप से, क्योंकि जनजाति से संबंधित आरक्षण वगैरह का प्रावधान किया गया है। और सही उत्तर है इसका भाग 17, जो कि राजभाषा के संबंध में प्रावधान करता है, और इसकी पूरी व्यवस्था आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल साइड से हम लोग भाषा के संदर्भ में प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे या अनुमान करेंगे, तो आपको 343 से लेकर के 351 या भाग 17 को पूरा अच्छी तरीके से देख लेना होगा। नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में संचालित की जाएगी? सारे जो प्रावधान आपके सामने ऑप्शन के तौर पर हैं, ये कहीं ना कहीं भाषा से संबंधित है, तो सबके विषय में जान लेते हैं। अनुच्छेद 29 ये फंडामेंटल राइट्स में है, और इसमें कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 29 का संबंध इससे था। अनुच्छेद 120 इस सवाल का सही उत्तर है, मतलब बी। अनुच्छेद 343 343 ये केंद्र का राजकीय भाषा हिंदी होगा, इसका प्रावधान करता है। जबकि अनुच्छेद 350 में इस बात का प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी शिकायत दर्ज करानी हो तो वो संघ या राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है संविधान में भाषा से रिलेटेड, उसकी जानकारी। तो भाषा से ऐसे सवालों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। नंबर 7, यदि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में कोई याचिका दायर करनी हो तो वह किस भाषा में ऐसा कर सकता है? अपने राज्य की राजकीय भाषा में, हिंदी में, 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भी भाषा में, या फिर अंग्रेजी में? सही उत्तर शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो आप जान लें। आर्टिकल 348 में इस बात का प्रावधान है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी में होगी। तो संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बना रखा फिलहाल, तो इसका आंसर होगा डी, अंग्रेजी में। आर्टिकल 348 का प्रावधान इस बात की पुष्टि करता है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल साइड देखिए। नंबर 8, किस वर्ष संसद में राजभाषा कानून पारित कर अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई? ठीक है, भारत में अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में शुरुआत में 15 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में इसको सहभाषा के रूप में अभी भी मान्यता दी गई है। इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1956। सबसे पहले ये जान ले कि 1955 में राजभाषा आयोग का पहली बार गठन किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो पहला राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। बीजी खेर ने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था। उनके रिपोर्ट के आधार पर 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति गठित की गई जिसने कि बीजी खेर आयोग की समीक्षा की, और उस समीक्षा के आधार पर 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया और अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो इसका सही उत्तर है सी, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो 343 से 351 तक में हमने आपको बताया उसी के तहत ये आ रहा है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से देखिएगा, उसी से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। नंबर 9, किसे यह अधिकार है कि उच्च न्यायालय की कार्यवाही को हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में होने की अनुमति प्रदान करें? ऑप्शन देखिए, इसके पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फिर से एक बार याद कर लें। 348 में यह प्रावधान है कि जब तक संसद प्रावधान न करे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भाषा तो फिलहाल अंग्रेजी ही है, वो बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उच्च न्यायालय की कार्यवाही को हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन को देखिए हम। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल, या फिर राज्यपाल। सही उत्तर है इसका सी, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल। ये राज्यपाल करेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले उनको राष्ट्रपति से सलाह लेनी होगी। ऐसे सवालों में आपके दिमाग में राज्यपाल रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से होगा, इसलिए
इस तरह के सवाल में आप सारे ऑप्शन को पूरी तरीके से अवश्य पढ़ें, कोई जल्दी ना करें, नहीं तो ऐसी स्थिति में आप आंसर जानते हुए भी गलती कर देंगे। नंबर 10, किस काल में उच्च वर्ण के व्यक्तियों द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन महिलाएं एवं शूद्र प्राकृत भाषा का प्रयोग या उपयोग करते थे? बुद्ध एवं महावीर का काल, गलती से बुद्धि लिखा गया है, उसको बुद्ध पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध। बुद्ध एवं महावीर का काल, मौर्य काल, महाजनपद काल या फिर गुप्त काल? इसका सही उत्तर है गुप्त काल। नंबर 11, भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे थे या दिए गए थे? भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? इसका सही उत्तर है अर्धमागधी। हालांकि उस दौर के जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन भगवान बुद्ध अपने उपदेश को अर्धमागधी में देते थे और भगवान महावीर भी अर्धमागधी में ही अपने उपदेश देते थे, इसलिए सही उत्तर है ए, अर्धमागधी। नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर सीधा जाने इसका हम लोग, सही उत्तर है इसका 21 फरवरी। और 1999 में 1999 में यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था और फिर यूनेस्को के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को 2002 में यूएनओ ने औपचारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और मेरे गेस के हिसाब से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम याद रखेंगे आप। नंबर 13, 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में 22वें पायदान पर सूचीबद्ध भाषा है। सिर्फ एक चीज जान लें कि 22 जो भाषाएं हैं 8वीं सूची में, इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में रखा गया है। तो डिक्शनरी ऑर्डर पर अगर 22 भाषाओं को रखेंगे तो उर्दू सबसे लास्ट में आएगा, और चूंकि 22वें स्थान पर 22वीं भाषा है इसलिए उर्दू होगा। पहले स्थान पर असमिया हो जाएगा डिक्शनरी ऑर्डर में, दूसरे पर बंगला, फिर गुजराती और फिर चौथे नंबर पर हिंदी होगा। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि पहला पर कौन सा है और हिंदी का कौन सा स्थान है। तो हिंदी का स्थान ऑर्डर में चौथे नंबर पर आता है। नंबर 14, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का सही क्रम क्या है? सीधा आंसर पे आते हैं, हिंदी, बंगला, तेलुगु और मराठी। ये 4 भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर बांग्ला, फिर तेलुगु, फिर मराठी। 5वें नंबर पर तमिल आता है और 6ठे नंबर पर उर्दू आती है। नंबर 15, किन राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है? किन राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है? पहला बात तो ये जान लें कि जो 8वीं सूची में दर्ज भाषा हैं आमतौर पर वही किसी राज्य की राजकीय भाषा होती है। अंग्रेजी उनमें शामिल नहीं है, मतलब 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। लेकिन कुछ अपवादिक स्थितियां भी हैं और इसी अपवादिक स्थिति के तहत ये सवाल भी है जहां राजभाषा अंग्रेजी नजर आता है, और ये है आंसर अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड, मतलब कि ऑप्शन बी। नंबर 16, भारत सरकार ने किस वर्ष घोषित किया कि निश्चित मापदंड पूरा करने पर भाषाओं को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा? सही उत्तर पहले जाने हम लोग, सही उत्तर है 2004, और सरकार के मानदंडों के अनुसार भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का यह सिलसिला भी शुरू हो गया है। 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको कि, ये भी याद रखिएगा कि 6 भाषाएं अब तक ऐसी हैं जिनको कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें सबसे पहले 2004 में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2004 में तमिल को, उसके बाद संस्कृत को 2005 में, जबकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, लेकिन इसको 2005 में ये दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 में तेलुगु, तमिल, संस्कृत, फिर तेलुगु 2008 में ही कन्नड़ को भी दिया गया, 2013 में मलयालम को, और फिर 2014 में उड़िया को ये मान्यता प्रदान की गई। तो आप ये देखिए कि द्रविड़ भाषा परिवार के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये चारों शामिल हैं। इसके अलावा उड़िया और संस्कृत शामिल है। ये भारत की शास्त्रीय भाषा है।
द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत चारों भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उड़िया और कन्नड़, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते कि कौन इसमें से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषा नहीं है। तो ये याद रखिए, पहला कौन है, संस्कृत को कब मिला, ये एकदम याद रखिए। नंबर 17, संस्कृत के लेखन में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? कदम्ब लिपि। कदम्ब लिपि कन्नड़ के लेखन में इस्तेमाल होता था, और कदम्ब लिपि का इमरजेंस भी या प्रादुर्भाव भी या उत्पत्ति भी ब्राह्मी लिपि से हुई है। दूसरा है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि मतलब कि गुप्त काल की लिपि, इसकी उत्पत्ति भी ब्राह्मी लिपि से ही हुई है, और गुप्त लिपि ही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, और इसके अलावा खरोष्ठी, खरोष्ठी के विषय में पहले भी हम लोगों ने बात किया। मोरी, मोरी लिपि मराठी भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। नंबर 18, 9 भाषाओं के लिए एक ही लिपि विकसित कर उसे भारतीय लिपि नाम देने का काम किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखें, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, भारतीय कला मंदिर और आईआईटी मद्रास। तो सही उत्तर इसका आईआईटी मद्रास है। और ये जो 9 भाषा जिनको कि एक ही लिपि में भारतीय लिपि के नाम से लिपिबद्ध किया गया है, इन भाषाओं को भी आप अवश्य नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जब एलिमिनेट करना होता है या सेलेक्ट करना होता है तो बाकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसमें देवनागरी लिपि है, बंगाली, गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल, ये 9 भाषा हैं जो शामिल हैं इस भारतीय लिपि के अंतर्गत। नंबर 19, कौन सी लिपि सबसे प्राचीन है? अभी कई बार हम लोग बात किए कि इसकी उत्पत्ति भी ब्राह्मी लिपि से हुई, उसकी उत्पत्ति भी ब्राह्मी लिपि से हुई। तो ब्राह्मी लिपि ही सभी लिपियों की जननी है। हालांकि खरोष्ठी इसका समकालीन था, लेकिन ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन मानी जाती है। नंबर 20, मध्यकालीन भारत में नाटक लिखने के लिए व्यापक रूप से किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पैसाची। ये जान ले कि पैसाची भाषा को भूत भाषा या मृत भाषा भी कहा जाता है। भूत मतलब यहाँ पर भूतपूर्व से है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि गुणाढ़ ने, जो कि सातवाहन वंश के राजा हाल के दरबार में थे, गुणाढ़ का जो रचना है बृहत कथा, बृहत कथा हम बताए थे कि बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है, बृहत कथा कोश किसी और का है, याद होगा आपको पिछला में। तो यहाँ जो गुणाढ़ का बृहत कथा है वो प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है, जिसमें प्राकृत में ये जो पैसाची है इसी में इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली प्राकृत का जहाँ कम महत्व है उसको पैसाची प्राकृत कहा गया है। तो ये बेसिकली प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। ऑप्शन में जितने भी है अर्धमागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, प्राकृत, ये सब प्राकृत के अंग ही हैं। दूसरा है अर्धमागधी। ये भी बताया कि प्राकृत भाषा का ही सबसे प्रमुख प्रकार जो है वो है अर्धमागधी। सौरसेनी, इस सवाल का सही उत्तर है कि मध्यकालीन भारत में नाटक लिखने के लिए सौरसेनी का ही मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता था। और महाराष्ट्री प्राकृत, बेसिकली ये प्राकृत ही है, लेकिन सातवाहनों की राजकीय भाषा महाराष्ट्री प्राकृत ही कहलाती थी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी सभी प्राकृत के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरोष्ठी लिपि का कूटवाचन अर्थात जटिल भाषा को पढ़ने का काम सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जेम्स प्रिंसेप। आपको याद होगा जेम्स प्रिंसेप ने ही 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम किया था। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और उनके द्वारा ही खरोष्ठी लिपि का भी सबसे पहले कूटवाचन मतलब कि पढ़ने का काम किया गया था। तो खरोष्ठी और ब्राह्मी इन दोनों लिपियों को सबसे पहले पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया। और अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि खरोष्ठी जो थी वो ब्राह्मी लिपि की ही समकालीन थी। यहाँ ये भी जान लें कि खरोष्ठी जो लिपि थी इसका प्रयोग गांधार प्रदेश में, नॉर्थ वेस्ट में गांधार प्रदेश में गांधारी प्राकृत और संस्कृत का लेखन के लिए उपयोग किया जाता था। और इसका उपयोग की जाने वाली इस संदर्भ में ये सबसे प्राचीन लिपि है। तो बाकी का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इस सवाल से कोई लेन देन नहीं रखता है, इसलिए उनके विषय में हम लोग छोड़ देते हैं। 22, किस त्योहार या मेला को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है?
माजुली त्यौहार, सबसे पहले ये जान लें कि असम के माजुली द्वीप में माजुली त्यौहार मनाया जाता है। तो माजुली असम का त्यौहार है और माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ऑप्शन बी को देखिए, कांग चिगम्बा, ये मणिपुर की रथ यात्रा है और मणिपुर का ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये जो पुरी में रथ मेला आयोजित होता है, रथ यात्रा जो होती है, उसी के समान ये होता है कांग चिगम्बा, जो कि मणिपुर की रथ यात्रा कहलाती है। अम्बुवासी मेला, पिछले वीडियो में भी पहला या दूसरा में मैंने यहाँ से सवाल आपसे पूछा था, ये अम्बुवासी मेला ही इस सवाल का जवाब है और ये अम्बुवासी मेला कामाख्या में है, गुवाहाटी असम में। और ये जो अम्बुवासी मेला है बेसिकली उर्वरता संबंधी अनुष्ठानों से संबंधित है। और हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का महोत्सव है। तो सबके विषय में मैंने बताया, सब नोट कर लीजिए, इंडियन कल्चर में ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 23 लोसुंग त्यौहार है। ऑप्शन ये देखें, सिक्किम में बौद्ध समुदायों का त्यौहार। सिक्किम में जो बौद्ध समुदायों का त्यौहार है उसका नाम है सागा दाबा। सागा दाबा इसका मतलब होता है पुण्य का महीना और ये बेसिकली मई और जून के बीच में कभी किसी दिन आता है, जिसको हम लोग सागा दाबा मतलब पुण्य का महीना कहते हैं, जो कि बौद्ध समुदाय का त्यौहार है। इस सवाल का कि लोसुंग त्यौहार क्या है, तो यह है सिक्किम का नववर्ष। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नंबर सी देखिए, मोनपा जनजाति, मोनप्पा या मोनपा जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित महोत्सव। तो पहला तो ये जान रहे हम लोग कि मोनपा जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है और उनके द्वारा जो आयोजित महोत्सव है उसका नाम है लासार महोत्सव। मोनपा जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में रहती है उनके द्वारा जो त्यौहार या महोत्सव मनाया जाता है उसका नाम है लासार या लोसार महोत्सव। जबकि मणिपुर की जनजातियों का जो नववर्ष है उसको बोलते हैं चेरिया ओवा। चेरिया ओवा ये मणिपुर के जनजातियों का नववर्ष है। नंबर 24 गुजरात के जनजातियों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है गरासिया एवं भील, इसका मतलब कि गरासिया एवं भील जनजाति गुजरात से संबंध रखती है। तो ये भी आपके लिए एक जानकारी का स्रोत है। गुजरात के जनजातियों का सबसे बड़ा मेला है, ऑप्शन देखिए, कोलायत मेला। कोलायत मेला बेसिकली राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये राजस्थान के बीकानेर में पशुओं का मेला होता है। सूरजकुंड शिल्प मेला ये हरियाणा में मनाया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं है। जयदेव केंदुली मेला, जयदेव केंदुली मेला ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये जो केंदुली गांव है बेसिकली जहां पर गीत गोविंद के रचयिता जयदेव उनका जन्मस्थली है, उनका इसी गांव में जन्म हुआ था। और जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। तो इसका ए, बी और सी उत्तर नहीं है, तो बच गया डी, विचित्र चित्र मेला, ये इसका सही उत्तर है, जो कि गरासिया एवं भील जनजाति जो गुजरात में निवास करती है उनके द्वारा मनाया जाता है। नंबर 25 कौन सुमेलित नहीं है? संगीत नाटक एकेडमी या अकादमी 1952, ये सही है, ईयर याद रखिएगा। साहित्य एकेडमी 1954, ये भी सही है। यहाँ पर साहित्य एकेडमी के विषय में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया जाता है और साहित्य एकेडमी अवार्ड को नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। और ये जो एकेडमी है बेसिकली साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए गठित की गई थी, जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी, इस दो भाषा को भी, अंग्रेजी और राजस्थानी को भी 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के अलावा उनको भी मान्यता देता है। मतलब कि साहित्य एकेडमी अवार्ड 24 भाषाओं में दी जाती है, जिसमें से 22 प्लस इंग्लिश और राजस्थान है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959, ये भी सही है। और डी नंबर ललित कला एकेडमी 1957 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 में की गई थी। ये सब जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहे हैं ये भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। संस्कृति का एक पक्ष में तो मुगल पेंटिंग है, स्थापत्य है सल्तनत काल का,
अजंता एलोरा की गुफा है, वो सब चीज़ें भी हैं, लेकिन ये पार्ट भी है। वो वाला पार्ट से क्वेश्चन हम कम इसलिए रखें क्योंकि इतिहास में आप लोगों ने निश्चित तौर पे उसको पढ़ा होगा, लेकिन ये जान लीजिए को भी कल्चर का हिस्सा है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे पहले द्विभाषीय सिक्के हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया, जिसमें किन दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है? सीधा इसका आंसर जानते हैं हम लोग। आंसर है इसका बी, यूनानी और पाली, और इसके साथ खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल होता था। हिंद यूनानी मौर्योत्तर काल में जो एक के बाद एक क्रम से विदेशी आक्रमण हुए, उसमें सबसे पहले हिंद यूनानियों का आक्रमण हुआ, उसके बाद शकों का, फिर पर्थियन का, और फिर कुषाणों का। याद रखिएगा, ह स प क HSPK, हिंद यूनानी, शक, पर्थियन और फिर कुषाण। तो सही जवाब है 26 का बी। नंबर 27, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमणों से नष्ट हुआ? हुनों के आक्रमण से। यही इस सवाल का सही जवाब भी है। हुनों के आक्रमण से तक्षशिला विश्वविद्यालय नष्ट हुआ था। जबकि ऑप्शन सी को देखें, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित की गई थी, सिंधु नदी तट पर। आज की तारीख में ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है, और यहाँ के प्रमुख जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख शिक्षक थे, उनमें पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, चाणक्य मतलब कौटिल्य या विष्णुगुप्त, वो भी यहाँ के शिक्षक थे। इसके अलावा कुमार लता या कुमार लाट, ये भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख शिक्षक थे। जबकि यहाँ के प्रमुख अगर विद्यार्थियों का नाम हम लोग जानना चाहें तो कोसल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का जो चिकित्सक था जीवक, वो भी यहीं का था विद्यार्थी। इसके अलावा चिकित्सा के जनक माने जाने वाले चरक भी यहीं के विद्यार्थी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि मौर्य वंश की स्थापना की, उसने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। नंबर 28, स्वामी हरिदास किसके गुरु थे? तानसेन के या बैजू बावरा के, या फिर दोनों के? ये बेसिकली दोनों के, तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। जबकि बाज बहादुर मुगल काल में मालवा का शासक था और संगीत प्रेमी था। तो खैर इसका सही उत्तर है सी, स्वामी हरिदास तानसेन और बैजू बावरा दोनों महान जो गायक थे उनके गुरु थे। नंबर 29, काकतीय या काकतीय रामप्पा मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, कहाँ है? नाम से ही लग रहा है कि साउथ में होगा, ठीक है। और साउथ का दो ही नाम आ रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान। तो गुजरात राजस्थान तो होगा नहीं, नाम से स्पष्ट हो रहा है, तेलंगाना इसका सही उत्तर है। तो काकतीय रामप्पा मंदिर के विषय में एक और चीज जान ले कि मार्को पोलो जो विदेशी यात्री था, उसने कहा था कि मंदिरों की आकाश गंगा का यह सबसे चमकीला तारा है। मंदिरों की आकाश गंगा का यह सबसे चमकीला तारा है। इस मंदिर, काकतीय रामप्पा मंदिर के विषय में मार्को पोलो ने कहा था। नंबर 30, विशेष प्रकार की कढ़ाई फुलकारी का संबंध किस राज्य से नहीं है? तो इसका संबंध है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। तो ए, बी और सी फुलकारी का संबंध रखते हैं। सही उत्तर है यहां पर डी, गुजरात। गुजरात में अगर कढ़ाई के रूप को देखें या उसका नाम को देखें तो उसका नाम है धारनिया, हीर, आरी, खारी या रबारी। इसके अलावा बन्नी, ये गुजरात के कढ़ाई के प्रकार हैं। फिर से नाम दोहरा दें, धारनिया, हीर, आरी, रबारी और बन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषा चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। राजस्थान से इसका संबंध नहीं है। राजस्थान का जो प्रमुख चित्रकला है उसको भी आप नोट जरूर कर लीजिए। पिछवाई चित्रकारी, पिछवाई पेंटिंग। इसके अलावा फड चित्रकला, फड और पिछवाई, ये राजस्थान का है। झारखंड का तो आप सोहराई, जादो पटिया, कोहबर ये जानते ही हैं। एक नया चीज़ भी शायद आपको यहाँ मिले। झारखंड में एक विशेष प्रकार की चित्रकारी है, इसका नाम है पैटकार। और आदिवासियों के लिए इस पैटकार चित्रकारी का जो विषय है वो ये होता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। इसी चीज़ को पैटकार चित्रकारी में दर्शाया जाता है, जो झारखंड के कई सारे जनजातियों में प्रचलित हैं। इसके अलावा ये भी जान लें कि पैटकार चित्रकारी का संबंध मनसा माता से होता है।
देवी माँ के रूप में पूजी जाती हैं। और मनसा माँ का पूजा जो है ये बंगाली समाज में अत्यंत ही लोकप्रिय है, यद्यपि जनजातियों के द्वारा भी मनसा माता की पूजा की जाती है। खैर, मंजूषा चित्रकारी का संबंध बिहार से है। ये बिहार में बेसिकली भागलपुर से संबंधित है, जिसको कि अंगिका कला भी कहा जाता है। मतलब मंजूषा चित्रकारी अंगिका कला भी कही जाती है। और एक बात और यहाँ पर कि इस मंजूषा चित्रकारी में सर्प का चित्र अवश्य बनाया जाता है, इसीलिए मंजूषा चित्रकारी को सर्प चित्रकला भी कहा जाता है। ऑप्शन डी को देखिए, उड़ीसा। उड़ीसा का जो प्रमुख चित्रकला है उसमें है पट्ट चित्रकला, पट्ट चित्रकला, और इसके अलावा सौरा चित्रकला। तो झारखंड से भी एक आपके लिए आया है चित्रकारी, जिसका नाम मैंने बताया कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पैटकार चित्रकारी। नंबर 32, भीमबेटका, जहां से सर्वप्रथम मानव निर्मित शैल चित्रकला प्राप्त हुआ है, उसकी खोज किसने की थी? सीधा इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है वीएस वकानर। और ये जान लें कि भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो मानव चित्रकारी का भारत में पहला साक्ष्य भीमबेटका से, जो कि एमपी में है, वहां से मिलता है। नंबर 33, हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? सही उत्तर ही जानते हैं इसका, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। सी आंसर है इसका। नंबर 34, चट्टान पर उभरी मूर्ति के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण है। एलोरा में, सांची में, अमरावती में या फिर महाबलीपुरम में? महाबलीपुरम इसका सही उत्तर है। महाबलीपुरम के मंदिरों का नाम याद कर लीजिएगा, ये आपके संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वहाँ से सवाल में। वैसे भी मंदिरों का एक पूरा सूची बना करके जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसको एकदम याद कर जाइए, किसने बनाया, कहाँ बनवाया। नंबर 35, बृहदेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? सबसे पहले सही उत्तर जान लीजिए यहाँ पर। बृहदेश्वर मंदिर कावेरी नदी के तट पर है, जबकि बाघोरा नदी के तट पर अजंता की गुफा है। बेतवा नदी के तट पर सांची है और कृष्णा नदी के तट पर अमरावती स्तूप है। तो 35 का सही उत्तर है कावेरी नदी। 36, किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम भी कहा जाता है? कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और इस सवाल का सही उत्तर भी है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को ही दासी अट्टम कहा जाता है। एक बात और यहाँ जान लें, संगीत जो शास्त्रीय संगीत है, लोक नृत्य हैं, ये आपके संस्कृति का एक अहम हिस्सा होगा जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य घोषित किए गए हैं, जिसमें 4 आपके ऑप्शन में है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, जिसके विषय मैंने बताया कि ये आंध्र का है कुचिपुड़ी, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा का, कथक उत्तर प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का और इसके अलावा सत्रिया ये असम का नृत्य है, जिसको कि शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो 8 ऐसे नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल हैं संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। 37, कोलाटम जिसको कि डंडा नृत्य भी कहा जाता है, इसका संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर जाने। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। बाकी का भी कुछ लोक नृत्य जो है जान ले। असम का बिहू तो सब लोग जानते हैं। इसके अलावा बांगू रुम्बा ये भी असम का, बागू रुम्बा ये भी असम का लोक नृत्य है। गोवा का तरंग मेल प्रमुख लोक नृत्य है, तरंग मेल। हिमाचल का चारबा। तो खैर इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। और बाकी के विषय में भी आप नोट कर लीजिए, हिमाचल का चारबा, गोवा का तरंग मेल, असम का बिहू के अलावा बागुरुम्बा। क्वेश्चन नंबर 38, छऊ मास्क मतलब छऊ नृत्य में जो मास्क पहना जाता है जिसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, ये कहाँ बनता है? इसका सही उत्तर सीधा जानते हैं। सही उत्तर है इसका पश्चिम बंगाल। यद्यपि उड़ीसा झारखंड में भी ये नृत्य खूब प्रचलित है, लेकिन छऊ मास्क का जिसको कि जीआई टैग मिला है, बाकी जगह पे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीआई टैग जिसको प्रदान किया गया है वो है पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल।
39, किस अभिलेख की खोज 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? सही उत्तर जानिए सीधा, हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख, जो कि भागवत धर्म का सबसे पहला साक्ष्य उपलब्ध कराता है। और बेस नगर स्तंभ को स्थानीय लोग बाबा खंभा के नाम से जानते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, यहां जान ले कि शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख से चेदी वंश के राजा खारवेल के संदर्भ में जानकारी मिलती है, जबकि रुमनीदेई स्तंभ लेख, जो कि लघु स्तंभ लेख है, यहां से अशोक के काल में या मौर्य काल में टैक्स व्यवस्था को कम करने से संबंधित जानकारी मिलती है। जब अशोक यहाँ रुमनीदेई गए थे तब उन्होंने टैक्सेशन को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। ये इतिहास का कुछ पहलू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, जो कि एकदम आसान है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? ये सारे मंदिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके विषय में जरूर जानिएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। सही उत्तर है ब्लैक पैगोडा का कोणार्क मंदिर, मतलब सी। और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, राजराजावन जो चोल शासक थे उनके द्वारा बनाया गया है। और ये भारत का सबसे विशाल मंदिर की श्रेणी में आता है बृहदेश्वर मंदिर। ये 40 क्वेश्चन जिसमें हमने आपके लिए भाषा, लिपि और कल्चर से, संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। भाषा और लिपि वाला एरिया कमोबेश वही होगा जो इस प्रश्न में या इस वीडियो में पूछे गए हैं, उसको ध्यान रख करके थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा लीजिए। इसके अलावा इतिहास में कि किस राजवंश का कौन सा भाषा था, ये सब देख लीजिएगा, तो आपका भाषा और लिपि से संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा। संस्कृति के अभी और भी पक्ष है जिसको ध्यान रख करके हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे। उम्मीद है ये आपके लिए एक बेहतरीन मॉडल सेट होगा जिसको आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और आपके द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। तो अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।